हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को इस कदर पढ़ने वाले हैं कि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग 11th से ट्रैवल करके आए हैं 12th में, और 12th का आपको टी भी नहीं आता है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम जीरो लेवल से कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मस्त अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक एक गियर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण बेस है जिसको कहते हैं आवेश, और इस आवेश को इस लेक्चर पूरे लेक्चर में इस आवेश के बारे में पढ़ना है, इसके पूरे खानदान के बारे में पढ़ना है। सिर्फ आज आवेश आवेश और आवेश ही को जानना है, पहचानना है और इसी को समझना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि आवेश आवेश है क्या। देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जैसे हर एक वस्तु में मास पाया जाता है, यानी कि द्रव्यमान पाया जाता है। चाहे जितनी भी छोटी वस्तु हो, चाहे जितनी ब्रह्मांड की बड़ी वस्तु हो, सब में द्रव्यमान होता है। ये चीज आप लोग जानते हो, लेकिन एक चीज और नहीं जानते कि हर एक वस्तु में द्रव्यमान के साथ साथ आवेश भी होता है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान के साथ साथ आवेश भी होता है, और वो आवेश हमको समझ क्यों नहीं आता है, क्योंकि हर एक वस्तु क्या होती, आवेशहीन होती है। अब आप सोच रहे हो कि सर, अगर बोल रहे हो कि हर एक वस्तु पर आवेश होता है तो आवेशहीन कैसे हो जाती है। आवेशहीन का मतलब नेट आवेश जो है, नेट आवेश हमारा शून्य होता है। नेट आवेश शून्य होता है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस वस्तु के अंदर आवेश है, लेकिन नेट आवेश जो है वो जीरो है, वो शून्य है। और ये शून्य प्राप्त कैसे होता है इस वस्तु को, इसको समझते हैं हम। इस बात को बखूबी जानते हैं कि हर एक वस्तु कुछ कणों से या बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती। मान लो इस वस्तु के कण इस प्रकार हैं, जिस प्रकार हम इसमें, तो एक वस्तु जब आवेश ये कणों से मिलकर बनी होती है, तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि इस वस्तु पर आवेश न होकर इन कणों पर आवेश होता है। इन कणों पर आवेश होता है। जब इन कणों पर आवेश होता है तो वस्तु के पास नेट आवेश जीरो क्यों। इस क्वेश्चन का पता लगाने के लिए हम चलते हैं वापस इसी वस्तु की ओर और समझते हैं इस बात को कि अगर कुछ कण प्लस के होंगे तो कुछ कण माइनस के होंगे, और प्लस और माइनस तब ही जीरो होगा जब नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ माइनस क्या हो, इक्वल हो, यानी कि बराबर हो। तो हमने ये मान लिया है कि कुछ कण माइनस के हैं, कुछ कण प्लस के हैं, और दोनों की जो संख्या है वो बराबर है। दोनों की जो संख्या है वो दोनों की संख्या बराबर है, यानी जितना यहाँ पर प्लस के कण हैं उतने ही यहाँ पर माइनस के कण हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जीरो, यानी वस्तु हमारी जीरो होती है। तो यहाँ से बात निकल कर आती है कि आवेश वस्तु पर जीरो क्यों होता है। तो आवेश इस कारण से वस्तु पर जीरो होता है, और आवेश क्या क्या कर सकता है, ये सब चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
वस्तु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न या वैद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकता है। वस्तु वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न या वैद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकती है। दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हर चीज को हम मेंटेन करते हुए, हर चीज को समझते हुए चल रहे हैं। अभी आप सिर्फ मोटी मोटी इतनी बात समझ लो कि कोई भी वस्तु जिस पर आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है, वैद्युत क्षेत्र को महसूस भी कर सकती है। मतलब अगर ये वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है तो उसके वैद्युत क्षेत्र को महसूस करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो महसूस भी कौन करेगा? जिस वस्तु के पास आवेश होगी। मतलब वही वस्तु जो आवेशित है वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकती है और वैद्युत क्षेत्र को महसूस भी कर सकती है। आते हैं इसके कुछ गुणों पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह वस्तु का क्या है, एक मूलभूत गुण है। यह वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। अब मूलभूत गुणधर्म का मतलब जैसे हर एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है कि उसके पास द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार यह हर वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। अब बात करते हैं कि ये आवेश आता कहाँ है। ये आवेश आता है द्रव्यमान से। यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश ही हो, लेकिन यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वहां डेफिनेटली द्रव्यमान होगा। यानी कि मास है, यानी कि द्रव्यमान है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर वस्तु पर आवेश हो, लेकिन अगर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान होगा ही होगा। बस इतनी बात आप समझ लो। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश के पास दिशा नहीं होती है, इसको कहीं भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। इसको विथ साइन यानी कि इसके चिन्ह के साथ इसको रखते हैं हमेशा। इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है आवेश को Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसके और छोटे बड़े मात्रक हम पढ़ने वाले हैं। अभी इतना समझ लो कि इस मात्रक यानी एसआई मात्रक से सारा काम होने वाला है। तो आवेश को Q या फिर कैपिटल Q से भी प्रदर्शित करते हैं और कूलाम को हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप समझो। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं कि आवेश होता कितने प्रकार का। तो जैसा कि हमने आपको दोस्तों बताया था कि किसी वस्तु के उदासीन यानी कि आवेशहीन यानी नेट आवेश जीरो होने का कारण दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। कौन सा? एक प्लस एक माइनस। तभी ये संभव होगा कि एक वस्तु पर नेट आवेश क्या हो? जीरो हो। तो अगर इसके हम टाइप की बात करें, इसके प्रकार की बात करें कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो हमको समझ आता है कि आवेश दो ही प्रकार का होता है।
आवेश दो प्रकार का होता है, और वो कौन कौन सा होता है अभी जानते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक है ऋणात्मक, नंबर दो धनात्मक। अब कैसे पहचानेंगे कि आवेश ऋणात्मक है और कैसे पहचानेंगे कि धनात्मक है, इस विषय को हम बखूबी बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। मेरे साथ साथ आप भी नोट्स क्लियर करते हुए चलिए कि जब भी आप दोबारा इसको रिवीजन करने बैठे तो नोट्स आपके इतने अच्छे से कंप्लीट हों कि आप अगर नोट्स पे नज़र डालें तो जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, फील की, सारी चीज़ें आपको रिमेम्बर हो जाएं। तो दोस्तों अब हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात करते हैं कि कैसे एक वस्तु पर हम पता लगा सकते हैं कि ये ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। तो इसको फिर से हम एक वस्तु के द्वारा समझते हैं। एक वस्तु में रहने वाले कण कुछ इस प्रकार होते हैं और उन कणों में कुछ कण माइनस के होंगे, कुछ कण प्लस के होंगे। अब हम बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि एक वस्तु पर तीन प्रकार के कण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वस्तु पर तीन प्रकार के कण होते हैं और तीन प्रकार के कण में वो कण कौन कौन से होते हैं। तो नंबर एक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब किस कण की वजह से आवेश आता है या कौन कौन से कण हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होता है जिसके कारण हमें वस्तु पर आवेश देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आवेश दो प्रकार का, ऋणात्मक और धनात्मक कण है हमारे पास। तीन प्रकार के कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कण दो ही प्रकार के होते हैं तो आवेश क्यों, यानी कि जो हमारे कण हैं वो क्यों तीन प्रकार के होते हैं, तो उसका भी तात्पर्य हम समझा देते हैं। पहले देखो, जो प्रोटॉन होता है इसके पास जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में। इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम किसमें? माइनस में। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आवेश वाहकों की, यानी कि किन किन कणों पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है ये, इस पर आवेश बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी भी बताया था कि अगर किसी कण पर द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश हो ही। जिस पर आवेश है उस पर तो द्रव्यमान होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी पर द्रव्यमान है और उस पर आवेश भी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, 0 होता है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, बस इसके साइन विपरीत होते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु के नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वास होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घर होता है। इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि वस्तु के नाभिक से प्रोटॉन का निकल पाना असंभव होता है। किसी वस्तु के नाभिक से प्रोटॉनों के कणों को निकालना
या उनका निकल पाना बिल्कुल असंभव होता। ऐसा इसलिए होता है कि इस नाभिक में क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और इस नाभिकीय ऊर्जा के कारण प्रोटॉन इस कदर बंधा होता है इस ऊर्जा से कि इसका नाभिक से निकल पाना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। तो ये कभी भी एक वस्तु के नाभिक से नहीं निकल पाता। अब बात आती है कि वस्तु जो है ये आवेशित कैसे होती है फिर, जब ये कण निकल ही नहीं पाते। एक कण हमारे पास शेष बचा हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकल भी पाता है, बाहर किसी वस्तु से हमारे वस्तु पर आ भी सकता है। अब यहाँ पर आपको गणना क्या करनी है कि मान लो अभी इस क्षण हमारे वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन हैं। अब न्यूट्रॉन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, तो उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन की अब हमें आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमारी स्टडी, हमारा टॉपिक क्या है, आवेश है। तो इस आवेश से जितने रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उन्हीं को समझेंगे। तो आवेश में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो लोग हैं और इन्हीं दोनों लोगों के विषय में हमें अच्छे से जानना है। तो अभी मान लो प्रेजेंट टाइम पर इस वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। इतनी बात समझ में आती है सभी को। अगर इनमें से प्रोटॉन का तो निकल पाना असंभव है, तो प्रोटॉन तो किसी वस्तु से निकलेगा ही नहीं। निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। मान लो अपनी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 12। प्रोटॉनों की संख्या जब 12 हो जाएगी तो हमारे पास कोई परिवर्तन होगा क्या, तो बिल्कुल होगा परिवर्तन, क्योंकि पहले ये 12 थे तो इनका जो नेट आवेश है वो बन जाता था 0। लेकिन अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे, 0। अब एक्स्ट्रा में हमारे पास 2 प्रोटॉन आ चुके हैं। तो जब एक्स्ट्रा में 2 प्रोटॉन हमको मिल चुके हैं तो इनका जो चार्ज है 2 प्रोटॉनों का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम आवेश हमारी वस्तु पर आ चुका है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या मिलता है, धन आवेश मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश मिलता है। बिल्कुल एक एक चीज का हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं और इसको समझते हुए चल रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है आप लोगों को समझने में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम में, हमको कमेंट या फिर कुछ भी, आप जो भी दिक्कत आती है सब शेयर कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है ऑलरेडी। तो इस वजह से आप लोग टेलीग्राम पर आओ और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, ऐप की कोई झंझट नहीं रहेगी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे लाइव करूँगा, यूट्यूब पे ही रहूँगा। न्यूमेरिकल्स भी करूँगा, कुमार मित्तल की बुक के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, और जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। वापस से आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रॉनों के कम होने से, इलेक्ट्रॉनों के वस्तु से निकालने से हमें धन आवेश मिलता है।
अब बात आ रही होगी कि हम ऋण आवेश को कैसे कवर अप करते हैं, ऋण आवेश हमें कैसे मिलता है, तो उसकी भी बात जान लेते हैं। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन को लेकर आते हैं दोस्तों। मान लो हम वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय किसी दूसरी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन हम अपनी वस्तु पर ले आए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 12 प्रोटॉन होंगे। जब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपनी वस्तु पर लाए हैं, तब हमारे पास क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन मिलकर बना रहे हैं 0। 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन मिलकर बना रहे हैं 0, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बढ़ा, और चार्ज जो बढ़ा वो किसका था? ये चार्ज था माइनस का। किसका था दोस्तों? माइनस का। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो किसका? माइनस में होता है, यानी कि हमारे पास अब क्या प्राप्त हुआ? ऋण आवेश प्राप्त हुआ। ऋण आवेश प्राप्त हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, यानी इलेक्ट्रॉन अगर अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश प्राप्त होता है। तो यहाँ तक की दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अगर किसी वस्तु में धन आवेश है मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और किसी वस्तु पर ऋण आवेश है यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक छोटी सी बात खटक रही है, यहाँ पर आपको बताते हैं कि ऋण आवेश जिस वस्तु पर होगा उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान की वृद्धि होगी। तो जिसमें द्रव्यमान की वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो इधर उधर जाता ही नहीं है, किसी वस्तु से निकल पाना ही उसके लिए मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी जिस वस्तु पर जाता है उस वस्तु पर अपना द्रव्यमान भी छोड़ता है। तो जिस वस्तु पर ऋण आवेश होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो कह सकते हो कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऋण आवेश बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो ऋण आवेश कम होगा, यानी धन आवेश बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट में लिख सकते हो, जब वस्तु पर द्रव्यमान बढ़ेगा तब ऋण आवेश, और दूसरा है जब वस्तु पर द्रव्यमान घटेगा तब धन आवेश बढ़ेगा। इस तरह से लिख सकते हो, धन आवेश बढ़ेगा। तो यहाँ तक की थी जर्नी यहाँ पर कि आवेश कितने प्रकार का होता है, और किसी वस्तु पर जो आवेश है ऋण आवेश और किसी वस्तु पर जो आवेश है धन आवेश, तो उनके आने जाने की, किसी वस्तु पर धन आवेश होने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आगे और भी इसके बारे में हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम इस पर बात करते हैं।
अब हम दोस्तों आवेश के छोटे बड़े मात्रकों के बारे में समझ लेते हैं। आवेश के मात्रक, तो जो मात्रक मैंने आपको बताया था वो एसआई पद्धति का था, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। पूरे विश्व में आवेश को जिस मात्रक से नापा जाता है वो मात्रक कौन सा है? कूलाम। तो लिख लो एसआई मात्रक कूलाम। अब एसआई मात्रक कूलाम कैसे आया? क्योंकि Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, और आई टी का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कहा जाता है कूलाम, यानी कि एम्पियर सेकेंड। तो कूलाम क्या है? 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलाम आवेश। अब समझते हैं, अब आपको बताते हैं कि 1 कूलाम कितना छोटा आवेश है या फिर कितना बड़ा आवेश है। देखो, ये 1 एम्पियर सेकेंड है। क्या है? 1 एम्पियर सेकेंड है, तब 1 कूलाम आवेश होगा। 1 एम्पियर सेकेंड का मतलब है 1 कूलाम आवेश। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 2 से 3 एम्पियर की बिजली आती है। अब कभी भी आपको करंट लगा होगा तो आप महसूस किए होंगे कि करंट का फ्लो कितना हार्ड होता है, कितना हाई होता है घरों में। अगर तुम्हें करंट लगा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वो जो 2 एम्पियर है वो कितनी हैवी करंट है, कितनी हैवी करंट है। 2 एम्पियर का मतलब 2 कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है वहां पर, और यहाँ पर 1 कूलाम, यानी उसी का आधा कर दो 1 एम्पियर, एक कूलाम आवेश, यानी उतना हैवी करंट जो हमें लगता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना चार्ज फ्लो होता है? 2 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 कूलाम का जो आवेश है वो कितना बड़ा आवेश होता है। इसके हम मात्रकों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका एक सबसे छोटा मात्रक, तो इसका छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है ई। क्या होता है? ई होता है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो किसके अनुसार जाता है? इलेक्ट्रॉन के अनुसार जाता है, और इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश पाया नहीं गया, यानी इलेक्ट्रॉन को और छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। हालांकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, बीटेक करेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और एक क्वार्क का अस्तित्व नहीं होता है। लगभग 3 क्वार्क होंगे तब उनका अस्तित्व, एक क्वार्क का अस्तित्व नहीं होता है। जहां भी मिलेंगे 3 क्वार्क मिलेंगे, और 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम बात क्वार्क की नहीं करेंगे, क्योंकि क्वार्क जो है सिंगल कभी हो ही नहीं सकता। उसके चार्ज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंगल अवेलेबल नहीं है, सिंगल नहीं है। वो 3 ही एक साथ होंगे जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा चार्ज इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसी को हमने सबसे छोटा मात्रक कह दिया है कि यानी अगर हम सबसे छोटे आवेश की जब भी गणना करेंगे तो किससे करेंगे? ई से करेंगे। तो सबसे छोटा मात्रक है ई। आगे बढ़ते हैं सीजीएस। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में हम आवेश को दोस्तों कुछ काम आने की वजह से हमको अब जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी बेस से कल फिर इसी वक्त आपको।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक रुकने नहीं देना। चैनल पर नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो चुकी है। और यदि आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जाकर डिस्क्रिप्शन में देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे ग्रुप बनाकर स्टडी करो, ग्रुप में स्टडी करो और ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।